न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कुवैत के साथ संबंधों को बताया अतीत से जुड़ा हुआ प्रवासी भारतीय। कार्यक्रम में कहा, भविष्य का भारत दुनिया को दिखाएगा विकास की राह। छब्बीसवें अरबियन गल्फ कप प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह जाबिर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित अतिथि के तौर पर की शिरकत। एयरपोर्ट पर कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी। रिटायर्ड आईएफएस से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ने जीता प्रवासी भारतीयों का दिल। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल में विभागों का हुआ बंटवारा। देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय, अजीत पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग गया सौंपा। और जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हुआ फैसला। जीन थेरेपी हुआ टैक्स मुक्त। पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी 12 से बढ़कर हुई 18%। हेल्थ इंश्योरेंस की दरों पर कटौती अगली बैठक में संभव। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में 26वें अरबियन गल्फ कप प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। जाबिर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में पीएम सम्मानित अतिथि के तौर पर शरीक हुए। अरब खाड़ी देशों के फुटबॉल प्रेमियों में यह प्रतियोगिता बेहद लोकप्रिय है। उद्घाटन समारोह में कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा और क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा भी मौजूद रहे। उद्घाटन बेहद रंगारंग और भव्य रहा और इस दौरान सैकड़ों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत न्यूज एजेंसी को दिए विशेष साक्षात्कार में व्यापार, वाणिज्य और ऊर्जा साझेदारी को भारत कुवैत रिश्तों का अहम स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, नवाचार और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की पुरानी और गहरी मित्रता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी गिनाया। पीएम ने खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के महत्व पर भी बात की। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। पीएम ने भारत और जीसीसी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। पीएम ने जीसीसी को भारत के लिए एक अहम सामूहिक निकाय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। पीएम को सुनने के लिए हजारों भारतीय उमड़ आए। प्रधानमंत्री ने कुवैत के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। 4 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दौरे को यादगार बताया। भारत कुवैत के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कुवैत के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों कुवैत में हुए एक अग्निकांड का उल्लेख किया जिसका कई भारतीय शिकार हुए थे। पीएम ने उस दौरान कुवैत सरकार के रवैये को भाई जैसा व्यवहार बताया और उसे सराहा। पीएम ने कोविड के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग की भी याद दिलाई। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी
तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं के कौशल और दबदबे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। और वहीं भारत के विकास की शानदार रफ्तार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने कहा कि आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है और कुवैत का नजारा भी उससे कुछ अलग नहीं था। देखिए प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंच गए हैं। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अस-सबा और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया के साथ साथ कई आधिकारिक लोग अगवानी के लिए पहुंचे। कुवैत सिटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय वेशभूषा और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति। मोदी मोदी और भारत माता की जय से गूंजता पूरा परिवेश भारतीयता में डूब गया। इस पल को खास बना दिया प्रधानमंत्री ने। 101 साल के भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अधिकारी मंगल सेन हांडा से पीएम ने मुलाकात की। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अपना एक वादा निभा दिया।
रिटायर्ड अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि आप 101 साल के मेरे नाना जी पूर्व आईएफएस अधिकारी से मुलाकात करें। नाना मंगल सेन हांडा आपके बहुत बहुत बड़े प्रशंसक हैं। प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि ये मुलाकात जरूर होगी और प्रधानमंत्री ने होटल पहुंचते ही अपना ये वादा भी बखूबी निभाया। इस दौरान एक और मुलाकात खास रही और ये थी अब्दुल्ला अल बरौन से मुलाकात, जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। साथ ही पीएम अब्दुल लतीफ अन नसीब से भी मिले, जिन्होंने इन दोनों पवित्र ग्रंथों को अरबी में प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री ने अरबी भाषा की इन दोनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। देश हो या विदेश, जब भी प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। प्रधानमंत्री कुवैत में गल्फ स्पीक वर्कर्स कैंप भी गए, जहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की। पीएम को अपने बीच पाकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम के साथ संवाद में इन कामगारों ने अपने अनुभव साझा किए, वहीं पीएम ने इनके साथ जलपान भी किया। खाड़ी में कुवैत भारत का एक प्रमुख सहयोगी है और कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अस सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम साबित होगी। कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हाला मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और इस पर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी से मिलने से आई मीन आफ्टर दैट वी आर लाइक वेरी वेरी हाई। बहुत खुश होती है एंड वी आर रियली प्राउड एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिम वी आर गेटिंग रियली ऑनर्ड इन दिस कंट्री। हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जी बोल रहे, ऐसा लग रहा था कि घर का भाई बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की साइन मिली। मेरा हमेशा से सपना था जो आज पूरा हो चुका है। जब से मोदी जी आए हैं हमारा सम्मान बढ़ा है। मैं डॉक्टर हूँ, हमारे पेशेंट हमको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं इंडियन है तो बढ़िया होगा। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, इतना अच्छा माहौल था, सारे इंतजार थे। सुबह से ही बेसब्री से एक हफ्ते से हम लोग तैयारी कर रहे थे। मेरे को लगता है इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वी फील सो प्राउड ऑफ इंडिया। ही हैज रियली फिल्ड अस आवर हार्ट्स विद फुल ऑफ प्राइड आफ्टर लिसनिंग टू हिम। बहुत अच्छा लगा मोदी जी का भाषण। वी आर वेरी एक्साइटेड कि वो यहाँ पर आए हुए हैं एंड दिस विल इंक्रीज द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारे देश का वो गर्व है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और भारतीय समुदाय से मिलते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं भारतीय समुदाय से मिलते हैं, तो भारतीय समुदाय में किस तरह का उत्साह आ जाता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन शिवा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पर खुशी जाहिर की। आप लोगों को कैसा लगा प्रधानमंत्री जी से मिलके? बहुत अच्छा लगा। आंख से आंसू आ गया आंख से। कभी सोचा नहीं था कि इतने सामने देखेंगे और उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलेगा, वो हमारे बात सुने। मोदी से मिलके हमारा जिंदगी सार्थक हो गया। 25 साल हो गया हम तरस रहे थे, मोदी जी आए और बहुत अच्छा लगा। जब मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। कभी यकीन भी नहीं किया था कि लाइफ में कभी उनसे इतने करीब से मुलाकात होगी। आज उनको देखने का मौका भी मिला, इंडियन एम्बेसी का भी और भारत सरकार का भी बहुत बहुत आभार कि वो इधर आए। हम बहुत आभारी हैं कि हमें ये मौका मिला कि हम उनसे मिल पाए। जिंदगी में सबको ऐसा मौका नहीं मिलता, हम बहुत आभारी हैं। वी आर वेरी प्राउड दैट ही हैज कम टू आवर कंट्री एंड it's a really surreal moment and we hope to see him again in the future. आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब यहाँ पे आए, ये सपने से भी बढ़कर है हमारे लिए। हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा सपना था कि मोदी जी के दर्शन हो, हमारा सबका जन्म सार्थक हो गया। It's really proud moment. All the Indians in Kuwait, it's really proud moment.
तो देखा आपने कितना उत्साह भारतीय समुदाय में यहाँ पर है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री ने काफी गर्मजोशी से मुलाकात की और इसी का फर्क आप देख रहे हैं भारतीय समुदाय में। कैमरामैन शिवा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। और वहीं हाला मोदी कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर खुशी जाहिर की। It was such a blessed moment. I don't know how to express. We are really thrilled. Yeah, goosebumps came. I don't know how to express. Yeah, my name is Renu. I am Kathak artist here, and I performed my art in front of PM sir. Really, when the moment when he entered, and then that spiritual aura he has, and the goosebumps came, we are overwhelmed actually. It's once in a lifetime achievement for us, and there is nothing which best can happen to us. We were so happy to have performed for the PM. कब से सोच रहे थे कि हम लोग का जो विजनरी लीडर पीएम मोदी सर इधर आए फिर अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग का ड्रीम कम ट्रू. इट्स लाइक ए ब्लेस्ड डे फॉर अस. I am so happy to dance in front of Modi. It's something that I'm going to be cherished for my entire lifetime, and I literally have goosebumps. Like I couldn't believe that I am dancing in front of Modi. We are very happy to performing in front of Modi. प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने का यही फर्क है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो विदेशों में दिखती है और यहाँ पर भी दिख रही है। कैमरामैन शिवा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। मोदी 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 मोदी। और अन्य खबरों का रुख करें तो केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी जरूरतों के हिसाब से सहूलियत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनके यही सियासी पैंतरे उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और उससे जुड़ी जांच भी केजरीवाल के लिए नई मुसीबत का सबब बन रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले से जुड़े मामले में आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जांच को मंजूरी मिलना केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। वो सारे की सारी डिजिटल फॉरेंसिक जांच के तहत उसके सबूत जब मिल गए हैं, जब चार्जशीट हो गई है, जब जेल हो गई है, जेल के बाद बेल हो गई है, तो आखिरी रास्ता तो मुकदमे का ही बचता है। अब मुकदमे के लिए अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि इलेक्टेड सीएम है। तो एलजी से सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुमति मांगी तो उन्होंने गो अहेड कर दिया है, तो अब उनको दुश्वारी क्यों हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और फिलहाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए एलजी से मंजूरी की बात को झूठा और भ्रामक करार दिया। सीएम आतिश ने लिखा, अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ पहले पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य किए जाने के बाद ईडी ने 5 दिसंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। इसके बाद एलजी की ओर से मंजूरी दिए जाने की खबरें अब सामने आ रही हैं। खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी तिलमिला उठी है और वो सहूलियत की राजनीति करने पर आमादा है। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा से अपनी सहूलियत की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ताजा मामला आरक्षण को लेकर के सामने आया। शनिवार को अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की वकालत की। मौका भाजपा के हाथ लग गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने उनके पुराने बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि देखिए किस तरह से केजरीवाल आरक्षण खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. मामला भ्रष्टाचार का हो, लोकपाल की नियुक्ति का हो या राजनीति का, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी सुविधा और चुनावी जरूरत के मुताबिक सहूलियत की राजनीति करने में माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। Gene therapy, which is now very critical for life saving, have been totally exempt. और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर मुहर लग गई है और इसे 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। The margin value between purchased price and resale price 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली this 18% is being put, as would be for any used car. और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान काली मिर्च और किशमिश को बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। That black pepper, whether fresh green black pepper or dried black pepper, and raisins, that is kishmish, when supplied by an agriculturist, is not liable to GST. और वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट एग्रीगेटरों को 2000 से कम के लेन देन पर भी जीएसटी से छूट दी जाएगी। Payment aggregators who do less than 2,000 rupees payment are eligible for exemption. No GST is payable on the penal charges levied and collected by banks and NBFCs from borrowers for non-compliance with loan terms. This will be very important for small businesses. और वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया कि फोर्टिफाइड चावल के दाने पर एक समान 5% की दर से टैक्स लागू किया जाएगा और इससे पहले इस पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती थीं। A reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision. और वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सेस दरों में कटौती की गई है। घरेलू सप्लायर को अब सिर्फ 0.1% सेस देना होगा। There is a reduction in the rate of compensation cess to 0.1% on supplies to merchant exporters at par with the GST rate on such supplies. So this was a particularly important request which had come from traders and exporters. बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम फडणवीस के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही सीएम फडणवीस के पास कानून न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही सूचना एवं प्रचार विभाग का भी जिम्मा रहेगा। और जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण जैसे विभाग सौंपे गए हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त विभाग और योजना विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने संसद में हुई अप्रिय घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार संसद की कार्रवाई को बाधित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष की वजह से जिस तरह की अप्रिय घटना संसद में घटी वो संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ जब 2 सांसदों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को पब्लिक डोमेन में गलत तरह से पेश किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जितना सम्मान वर्तमान सरकार में हुआ है, वो सम्मान कभी भी कांग्रेसी सरकारों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री की बात ना समझ पाई हो, लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। मांझी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि अगर उनके द्वारा संविधान सभा में की गई आरक्षण विरोधी बातों को अमल में लाया जाता तो आज देश में कोई भी पिछड़ा और गरीब आगे नहीं बढ़ पाता। नेहरू ने अंबेडकर को चुनाव हारने वाले को महिमा मंडित किया, जो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती थी। पहले वायु प्रदूषण ने दिल्ली का दम घोट दिया और अब बूंद बूंद पानी को तरसती दिल्ली में तालाब गायब हो रहा है। तालाबों की जमीन पर या तो पार्क बन रहे हैं या फिर जंगली झाड़ियां और मलबे का अंबार है। एसटीपी के पानी से कुछ तालाबों को जिंदा करने के दावे हुए भी हैं, पर वहां भी तालाबों को एक बूंद पानी नसीब नहीं है। ये दिल्ली के इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं, पर्यावरण नहीं। गायब हो गए दिल्ली के आधे से ज्यादा तालाब। दिल्ली के तालाबों पर हुआ अतिक्रमण। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण का एनजीटी को दिया गया आंकड़ा हैरान करने वाला है। जमीनी जांच के दौरान शहर में चिन्हित किए गए 50% से अधिक जल निकाय अस्तित्वहीन पाए गए। दिल्ली में 1367 चिन्हित जल निकाय हैं, जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करें तो पहचाने गए 1045 जल निकाय और उपग्रह इमेजनरी डाटा का उपयोग करके जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड के पहचाने गए अतिरिक्त 322 जल निकाय शामिल हैं। जीएसडीएल के 332 जल निकायों में से केवल 43 ही इस साल के संरक्षण के दौरान जमीन पर पाए गए। इसका मतलब है कि वर्तमान में कुल 674 जल निकाय ही अस्तित्व में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने भी जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मायापुरी और वेलकम झील में पानी की जगह जंगली घासें और डंपयार्ड ने ले ली है। वहीं मंडावली में तालाब पानी की राह जोह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत जमीनी स्तर पर प्रयास करने की है। तालाबों का अतिक्रमण हटे और जल की आपूर्ति तालाबों में सुनिश्चित हो। आजकल देख रहे हैं बहुत जगहों पे ओपन ऑडिटोरियम बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं रादर देन उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी। तो उसका जो पर्पस है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो सही तरीका ये है, आप उसको नेचुरली रिवाइव करो। अगर आप चाहते हैं लोग आएँ वहाँ पे, तो आप चारों ओर उसका चलने का रास्ता बनाइए। 8 से 10 फुट पट्टी बनाइए जिसपे लोग चल सकें, वहाँ बेंच लगाइए, लोग बैठ सकें। तो वो आपका एक पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, एक तरह का नेचुरल वाटर बॉडी भी रहेगी, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बट अगर आप वहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो आप अपने आप उसकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। कैपेसिटी कम करने का मतलब आप अपना फ्यूचर में वाटर का अवेलेबिलिटी कम कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चला कि 674 जल निकायों में से सबसे ज्यादा 216 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हैं। हालांकि कागजों पर जिले में 330 जल निकाय होने चाहिए। उत्तरी दिल्ली में रिकॉर्ड पर मौजूद 275 में से 143 जल निकायों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जहां 167 पहचाने गए जल निकायों में से 104 पाए गए। सबसे कम संख्या में जल निकायों वाला जिला पूर्वी दिल्ली है, जहां कागजों पर 50 जल निकायों की पहचान की गई है, जबकि जमीन पर केवल 6 जल निकाय ही पाए गए हैं। यही हालत अन्य जिलों की भी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और भारत में टीबी की गिरावट की दर 2015 में 8.3% से दोगुनी होकर आज 17.7% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। नड्डा ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी करने और जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा भी ऐसा किया जाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार के समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए दृष्टिकोण के समान जन भागीदारी की भावना में अभियान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेष रूप से विधानसभाओं और परिषदों के सदस्यों के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने और समुदायों को संगठित करने में मदद करने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी अनुरोध किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि 2015 से 2024 तक भारत में टीबी की दर में 17.7% की कमी आएगी, जो वैश्विक औसत 8.3% से दोगुनी है।
उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में टीबी के कारण होने वाली मौतों में 21.4% की उल्लेखनीय कमी आई है। टीबी उन्मूलन की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों का श्रेय राज्य मंत्रियों को देते हुए केंद्रीय मंत्री ने अभियान के प्रति उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने सक्रिय टीबी परीक्षण, स्क्रीनिंग और रोगियों के निदान के लिए टेस्ट, ट्रैक और डायग्नोस्टिक के महत्व पर प्रकाश डाला और गणमान्य व्यक्तियों से अपने अपने राज्यों में चिन्हित जिलों में अभियान की सक्रिय निगरानी करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों के पास पहले से ही टीबी की दवाओं का लगभग 2 महीने का स्टॉक है और कहा कि केंद्र राज्यों में कम से कम 6 महीने की टीबी दवाओं का अग्रिम स्टॉक उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान 347 पहचाने गए प्राथमिक वाले जिलों में लागू किया जा रहा है और इस अभियान के तहत व्यापक और नवीन रोगी केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी ने 3 मंजिलों को गिराने के लिए समय मांगा है और अब मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। गौरतलब है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त द्वारा संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें तोड़ने के पहले ही आदेश दे दिए गए थे और आज निचली 2 मंजिलों को लेकर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा अवैध हिस्से को तोड़ने से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में रखी जानी थी। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने मामले में नगर निगम के स्टेटस रिपोर्ट का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मामला है संजौली मस्जिद का। तो इसमें लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी जेई कंसर्न ने, जिसका हमने आज रिप्लाई फाइल किया और साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि इस केस को थोड़ा आगे एडजॉर्न किया जाए, क्योंकि हमने अभी रेवेन्यू एजेंसीज के पास अपनी करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बाय दैट टाइम वो डिसाइड हो जाएगी, फिर हम अपनी ओनरशिप का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश कर पाएंगे। तो कोर्ट ने हमें टाइम दिया और साथ में प्रेसिडेंट मस्जिद संजौली कमेटी को भी कोर्ट ने टाइम दिया डिमोलिश करने का। 50% उन्होंने डिमोलिश कर दिया हुआ है, ऊपर की 3 मंजिलें, 50% बचता है, उसके लिए कोर्ट ने उन्हें 15 मार्च तक का टाइम दिया। और पंजाब के मोहाली स्थित गांव सुहाना में एक 4 मंजिला इमारत आज अचानक ढह गई। मलबे में 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब 22 साल की एक लड़की को बचा लिया गया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा बचाव अभियान जारी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना के जवान को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। और वहीं आज पूरी दुनिया में पहली बार विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है। ध्यान और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया था। विश्व ध्यान दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा की एक और उपलब्धि इसे करार दिया। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। और दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम भारत नेट ने ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग करके 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने में मदद की है। अक्टूबर 2011 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है। संचार मंत्रालय के अनुसार भारत नेट परियोजना के माध्यम से 2,14,283 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं और 6,92,299 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बिछाई गई है। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक देश के 783 जिलों में फैले 4G बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS की संख्या 24,96,644 तक पहुंच गई है। भारत ने 779 जिलों में 4,62,084 BTS
तैनात करके दुनिया में 5G सेवाओं का सबसे तेज रोल आउट देखा है। डेटा की कीमत मार्च 2014 की 269 रुपये प्रति जीबी से काफ़ी कम होकर मात्र 9 रुपये 8 पैसे प्रति जीबी रह गई है। मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड मार्च 2014 में 1.30 MBPS से बढ़कर 95.67 MBPS हो गई है। प्रति ग्राहक डेटा का औसत वायरलेस उपयोग बढ़कर 22.24 GB प्रति ग्राहक प्रति माह हो गया है। देश में 6,44,131 गाँव में से 6,15,836 गाँव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के सिरसा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया था। शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का इस समय मॉरिशस की वो यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री पॉल रेमंड बेरेजर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ 54 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और इसके साथ ही यूपी गैंगस्टर एक्ट लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है और इस महीने के भीतर अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के सरगना रविकेश लाल देव ने बयान दिया है कि इस गिरोह ने CRS पोर्टल सहित कई अन्य पोर्टलों के साथ साथ खुद के बनाए गए एक अलग फर्जी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 4 लाख से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और करीब 5,000 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए थे। एक मुकदमा अपराध संख्या 327/24 अभियोग पंजीकृत किया गया था एडीओ पंचायत के तहरीर पर। इसमें नामजद अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं 3 जन सुविधा केंद्र संचालक। विवेचना के दौरान हमारे 14 लोग अन्य लोग प्रकाश में आए और ये तथ्य प्रकाश में आया कि आर्थिक लाभ एवं अन्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और इस तरह के किसी भी व्यक्ति बच्चे के जन्म की तथ्य नहीं पाया गया। इस संबंध में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है माननीय न्यायालय में। अभी गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है और इनमें अगर इस जो अवैध संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई इसके तहत की जाएगी। और उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में पुलिस ने माओवादियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आईडी विस्फोट मामले में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों की पहचान पांडु मुचाकी, कोवासी देवा, जोगा कवासी के रूप में हुई है और इनमें से एक आरोपी कोवासी देवा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गिरफ्तार नक्सलियों से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, पावर बैटरी बरामद की गई है। डीआरजी बस्तर फाइटर्स, CAF और अरनपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय रेलवे द्वारा 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया। मैं हूं भारतीय रेल थीम पर आधारित इस समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 101 कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया। इसमें नवाचार से उत्पादकता में सुधार, राजस्व सृजन, सुरक्षा संचालन में सुधार, सुरक्षा, परियोजना पूर्णता और खेल शामिल है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 22 जोनों को शील्ड प्रदान की गई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम किए हैं और आने वाले समय में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही गौरव की बात है कि रेलवे में देश भर में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें भागीदार होने वाले सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को आज पुरस्कृत किया गया है। नए संकल्प भी लिए गए हैं। नए संकल्पों में हमारे सभी रेलवे के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले संकल्प हैं और जो इन 10 वर्षों में बड़ी उपलब्धियां हैं उनको भी याद किया गया है।
और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब इस मामले में दिल्ली नगर निगम भी एक्शन मोड में आ गया है। एमसीडी ने नोटिस जारी करते हुए स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने को कहा है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके अलावा एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। इस मामले में विभाग को 31 दिसंबर 2024 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में स्काई प्रो के सहयोग से IFTV सेवा शुरू की है। फाइबर केबल ग्राहकों के लिए इस सेवा के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए 400 से अधिक चैनलों की मुफ्त सुविधा मिलेगी और इस नई सेवा का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को टेलीविजन और OTT सामग्री से जुड़ने का लाभ प्रदान करना है। BSNL के महाप्रबंधक विवेक जायसवाल ने कहा कि BSNL ने फाइबर टू द होम कनेक्शन का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए यह सेवा आज लॉन्च की है। IFTV बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फाइबर आधारित इंट्रानेट टीवी सेवा है। इससे ग्राहकों को लाभ होगा। आज के डेट में सिर्फ कनेक्टिविटी ही आवश्यक नहीं है, उसके बजाय इसके लोग इसको डिजिटल कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं, टीवी में यूज़ करते हैं, OTT चैनल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से मिसिंग थी। लाइव टीवी हम नहीं दे पा रहे थे, या अगर दे रहे थे तो कुछ बिट्स एंड पीसेस में दे रहे थे। हमने इसको काफ़ी ग्रांड करने का प्लान किया था। ये सर्विस इसकी तैयारी कर पिछले 6 महीने से चल रही थी और आज जब हमने इसको लॉन्च किया तो 400+ चैनल हम कस्टमर्स को फ्री दे रहे हैं और ये सर्विसेज अगले आने वाले 3 सालों तक फ्री रहेगी। उसमें कुछ चैनल जो हैं जो फ्री टू एयर चैनल कहे जाते हैं वो हमेशा फ्री रहेंगे। तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा किया, जिसमें हम कस्टमर को वो सर्विस देना चाह रहे थे जिसमें कि विदाउट चार्जिंग हिम एनीथिंग, जस्ट वो हमारा कस्टमर है तो हम उसको ये सर्विस दे रहे हैं। और वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जाने के लिए वाराणसी में एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इस सड़क के निर्माण के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाके से होते दाल मंडी चौक तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण के जरिए बनाए गए 10,000 से अधिक दुकानों को तोड़ा जाएगा। वाराणसी नगर निगम ने कहा है कि नगर निगम द्वारा की गई नापी के अनुसार अतिक्रमण की स्थिति काफ़ी गंभीर है। कई भवन और दुकानें अवैध रूप से अतिक्रमित हैं और इन्हें हटाने की आवश्यकता है। सर्वे की कार्रवाई की जा रही है और ये सर्वे की कार्रवाई नगर निगम विकास प्राधिकरण और तहसील सदर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। सर्वे के उपरांत जो भी इसमें जांच में पाया जाएगा उस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से वो हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई इस पर की जाएगी। कि अतिक्रमण के संबंध में हम लोग नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं और जहां तक आपने ट्रक और PSC के ट्रक जाने की बात की है, इस संबंध में तो हमने भी सुना है लेकिन देखा नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आगे फिर देखा जाएगा इसके बारे में। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा नगर निगमों, 44 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए शाम 4 बजे मतदान संपन्न हो गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, जिससे कई लोग इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में पुलिस ने IED विस्फोट मामले में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी कोवासी देवा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और पावर बैटरी बरामद की गई है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ भविष्य निधि में धोखाधड़ी को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दरअसल उथप्पा सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं। ये कंपनी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए रुपए उनके PF खातों में जमा करने में विफल रही, जिसके कारण लगभग 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। संभल में SI की टीम शनिवार को सर्वे के लिए प्राचीन कल्की मंदिर पहुंची। SI की 4 सदस्यीय टीम ने यहां प्राचीन कृष्णकूप का सर्वे किया। इसके अलावा मंदिर के अंदर जाकर भी सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान संभल की SDM वंदना मिश्रा भी मौजूद रहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन की तैयारी में जुटा है। इसके लिए इसरो ने प्रक्षेपण यान को एकीकृत करके लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया है। स्पेडेक्स मिशन इसरो के लिए एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जो अंतरिक्ष में 2 अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने की तकनीक पर आधारित है।
केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के मनसर में भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। NH 44 ग्रामीण मनसर नागपुर बाईपास का निर्माण फसल अवशेषों से बने कोलातार का उपयोग करके किया गया है। ये देश में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण संकट से निपटने में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए। सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो जर्मनी के मैग्डेबर्ग में शुक्रवार शाम कार हादसा हुआ। मैग्डेबर्ग में क्रिसमस से पहले लोग जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और इसी बीच एक कार क्रिसमस बाजार में घुस गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि कार से हमला करने ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और उसकी तलाशी जारी है। ड्राइवर सऊदी अरब का बताया जा रहा है और इस घटना पर जर्मनी चांसलर स्कोल्स ने कहा है कि इतनी क्रूरता से इतने सारे लोगों को घायल करना और मारना भयानक कृत्य है। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 7 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। साथ ही भारतीय मिशन हमले में घायल हुए सभी लोगों से संपर्क में है। और उधर रूस के कजान शहर में शनिवार सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। यूक्रेन के कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए गए और इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए और इन हमलों से कजान शहर दहल गया। यूक्रेन के हमलों से दहल उठा रूस का कजान शहर। हमलों को देखकर आई अमेरिका के 9/11 की याद। यूक्रेन ने 8 ड्रोन दागे, 6 रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। एक के बाद एक 6 ड्रोन ऊंची इमारत से टकराए। सामने आई तबाही की तस्वीर। फिर भड़की रूस यूक्रेन युद्ध की आग। रूस के कजान शहर में शनिवार सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। यूक्रेन ने कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर दूर है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसियों ने कजान में एक आवासीय परिसर पर ड्रोन हमले की सूचना दी। रूसी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके बलों ने 12 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया है। रूस को घटना में काफी नुकसान हुआ है। हमले के बाद कजान में अधिकारियों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयास शुरू किए और प्रभावित इमारतों से निवासियों को निकाला गया। शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद कजान हवाई अड्डे पर विमानों के आवागमन और प्रस्थान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कजान शहर में अगले 2 दिनों के लिए सभी बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थीं। इसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हुई। 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं। फरवरी 2021 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 3.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार 1 नवंबर 2024 तक रूस के युद्ध में करीब 6,96,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के लोगों की आय में भारी गिरावट आई है। विश्व बैंक के अनुसार देश में गरीबी 5.5% से बढ़कर 2022 में 24.2% हो गई है। युद्ध के कारण अब तक 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से भागना पड़ा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और ईंधन उत्पादकों में से एक है।
यूरोपीय देशों ने रूसी तेल, गैस और डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर वे निर्भर थे, जिसके कारण कीमतों में भारी उछाल आया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में गांव की एक बच्ची के शानदार गेंदबाजी एक्शन की तारीफ करके भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से उनकी तुलना की। वहीं जहीर खान भी बच्ची के शानदार गेंदबाजी एक्शन और उसकी तकनीक के कायल हुए। तेंदुलकर ने एक्स पर राजस्थान की सुशीला मीना का एक शॉर्ट वीडियो साझा किया। वीडियो में सुशीला बाएं हाथ से शानदार तेज गेंदबाजी कर रही थी और उसके बेहतरीन एक्शन में जहीर खान के एक्शन की झलक मिल रही थी। तेंदुलकर ने जहीर को वीडियो में टैग किया। उन्होंने लिखा, शानदार, देखने में मजा आ गया। सुशीला मीना के गेंदबाजी एक्शन में तुम्हारी झलक है जहीर, क्या तुम्हें भी लगता है? जवाब में जहीर खान ने लिखा, बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूं। इसका एक्शन इतना प्रभावी और शानदार है, काफी प्रतिभावान लग रही है। गौरतलब है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव रामेर तालाब पिपलिया की रहने वाली 12 वर्ष की सुशीला 5वीं कक्षा की छात्रा है और क्रिकेट की शौकीन है। उनकी गेंदबाजी एक्शन, खासकर गेंद फेंकने से पहले कूदना, जहीर की गेंदबाजी शैली की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच 22 दिसंबर से 3 वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वनडे सीरीज के तीनों मैच वडोदरा में खेले जाएंगे। भारत और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच 22 दिसंबर, दूसरा 24 और तीसरा मैच 27 दिसंबर को खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से T20 सीरीज जीती थी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। साल 2023 में भोपाल में सीनियर विश्व कप का आयोजन भी भारत में हुआ था, जबकि ISSF विश्व कप फाइनल भी देश में ही आयोजित हुआ था। NRAI के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा है कि पिछले महीने रोम में ISSF अध्यक्ष लुसियानो रॉसी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें लुसियानो ने देश में आयोजित हुई पिछली प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी का जिक्र किया। साथ ही इस बात को भी सामने रखा कि किस तरह से भारत निशानेबाजी के खेल को विश्व पटल पर एक नई पहचान दे रहा है। पंजाब के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह ने तीसरा सबसे तेज शतक बनाया है। अनमोल प्रीत 35 गेंदों में शतक बनाने के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में अब तक जैक फ्रेजर मकगर 29 गेंद में और AB डिविलियर्स 31 गेंदों में शतक लगाने वालों में से उनसे आगे हैं। अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए अनमोल प्रीत ने 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। अनमोल प्रीत की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने अरुणाचल प्रदेश के 164 रन को सिर्फ 12.5 ओवर में पूरा कर मैच जीत लिया। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जॉर्ज ईस्टहैम का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से 19 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया। ईस्टहैम ने साल 1974 में फुटबॉल के खेल से संन्यास ले लिया था। ईस्टहैम ने साल 1963 में ब्राजील के खिलाफ डेब्यू किया था। मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर रूबेन डायस चोट के चलते कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए फुटबॉल के मैदान से बाहर हो गए हैं। ऐसे में मैनचेस्टर सिटी के लिए ये एक बड़ा झटका है। रूबेन डायस 15 दिसंबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैच के दौरान घायल हो गए थे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। शनिवार को इस्कॉन गवर्निंग काउंसिल की सदस्य गौरांग दास ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद अस्थिरता और अराजकता के बीच कट्टरपंथी ताकतों ने अपना दबदबा बढ़ा लिया है।
ऐसी ताकतों ने सबसे ज्यादा निशाना हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया है। एक के बाद एक कई मंदिर और घर जला दिए गए, लूट और आगजनी सरेआम हुई। भारत के विदेश राज्य मंत्री के मुताबिक अगस्त से लेकर दिसंबर तक कुल 2200 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। इस बीच शनिवार को इस्कॉन गवर्निंग काउंसिल के सदस्य गौरंग दास ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन और बाकी जितने भी अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के इस तनावग्रस्त परिस्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम बांग्लादेश सरकार और सभी वहाँ पर अधिकारीगण, पुलिस इत्यादि से निवेदन करते हैं कि वहाँ के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। हमारे जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं, उन मंदिरों की सुरक्षा हो, उन विग्रहों की सुरक्षा हो और उन भक्तों की सुरक्षा हो। सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो, उनके रिलीजियस फ्रीडम को अपनाने का और पालन करने का अधिकार दिया जाए। बांग्लादेश में ही इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास राजद्रोह के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। उनके मामले में सुनवाई भी नहीं हो रही है और ये पूरी दुनिया के सामने है। बावजूद इसके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों और उनके मानवाधिकारों के खिलाफ अत्याचार जारी हैं। इसी महीने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी अपनी ढाका यात्रा के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था। साथ ही भारत की चिंताओं से भी बांग्लादेश की सरकार को अवगत कराया था। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. बांग्लादेश सरकार ने माना है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं और अब तक मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हकीकत में घटनाओं का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस यूं तो मिस्र में हुए D8 सम्मेलन में व्यस्त नजर आए, जबकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत सहित पूरी दुनिया चिंता में है और बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।